हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही किया जाएगा। और स्टडी मटेरियल के अलावा भी आपको टेलीग्राम चैनल पर क्विज और प्रैक्टिस करवाया जाएगा, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान, जो कि सामाजिक विज्ञान का एक भाग है लोकतांत्रिक राजनीति सिविक्स, उसका दूसरा पार्ट सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। यह वीडियो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है और अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर इसके फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो को भी देख सकते हैं, और पॉलिटिकल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो को भी जरूर देख लें। तो चलिए इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि ग्राम रक्षा दल क्या है, अर्थात जो ग्राम रक्षा दल है इस बात से आप क्या समझते हैं, यह क्या होता है। तो ग्राम रक्षा दल ग्राम पंचायत का एक प्रमुख अंग है। इसे गांव की पुलिस व्यवस्था भी कहा जाता है। गांव के 18 से 30 वर्ष की आयु वाले स्वस्थ युवक ग्राम रक्षा दल के सदस्य होते हैं। ग्राम रक्षा दल का जो प्रधान होता है वह दलपति होता है, जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। इस ग्राम रक्षा दल का मुख्य काम रात्रि में पहरा देना, बाढ़, अकाल जैसी आकस्मिक घटनाओं का डटकर सामना करना है। तो ग्राम रक्षा दल क्या है, आप समझ गए होंगे कि ग्राम रक्षा दल एक ग्राम पंचायत का ही बहुत बड़ा और बहुत प्रमुख अंग होता है। इसे गांव की पुलिस व्यवस्था भी कहा जाता है। गांव के जो 18 से 30 वर्ष के आयु वाले स्वस्थ युवक रहते हैं वही इस ग्राम रक्षा दल के सदस्य होते हैं। और जो ग्राम रक्षा दल होता है उसका प्रधान दलपति होता है और उस दलपति की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। और ग्राम रक्षा दल का मुख्य काम रात्रि में पहरा देना, डाकुओं से गांव को बचाना, बाढ़ के समय अकाल जैसे आकस्मिक घटनाओं का डटकर सामना करना है। तो ग्राम रक्षा दल वैसा दल जो कि गांव का रक्षा करता हो उसे ही ग्राम रक्षा दल कहा जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम की आय के प्रमुख साधनों को बताइए। अर्थात जो नगर निगम होती है उसके आय के प्रमुख साधन क्या होते हैं, अर्थात नगर निगम को किस प्रकार इनकम होती है, उसके कुछ साधनों के बारे में बताएं। तो नगर निगम की आय के मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला, मकान कर, जल कर और शौचालय कर। अर्थात मकानों पर, जल पर और शौचालयों पर टैक्स लेकर, कर लेकर नगर निगम आय करते हैं। दूसरा, हाट एवं बाजारों से आय लेते हैं। बाजारों में जहाँ हाट लगता है वहाँ से भी वे इनकम लेते हैं, कर लेते हैं। नगर निगम शुल्क जैसे गाड़ी, रिक्शा, साइकिल, ठेला पर वार्षिक शुल्क। नगर निगम शुल्क में गाड़ी, रिक्शा, साइकिल, ठेला पर भी वार्षिक शुल्क लिया जाता है। उसके बाद सीमा शुल्क लिया जाता है और सरकार द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता। और सरकार द्वारा प्राप्त जो वित्तीय सहायता होती है वह भी नगर निगम आय का ही एक प्रमुख साधन होता है। तो इसमें नगर निगम के आय का प्रमुख साधन पूछा जा रहा था, तो आप इसका समझ गए होंगे कि नगर निगम को किस प्रकार इनकम होता है। पहला, वह कर वसूल कर मकानों से, जल से, शौचालय से इनकम करता है, आय करता है। दूसरा, हाट एवं बाजारों से आय करता है। तीसरा, नगर निगम शुल्क जैसे गाड़ी, रिक्शा, साइकिल, ठेला पर वार्षिक शुल्क लेता है। चौथा, शुल्क सीमा शुल्क लेता है। और पांचवा, सरकार द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता से उसकी आय होती है। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का उदय कब हुआ। जो भारतीय राजनीति है उसमें क्षेत्रीय दलों का उदय कब हुआ था, क्षेत्रीय दलों का आरंभ कब हुआ था। तो सन 1990 के बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। इसी समय विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का भी उदय हुआ एवं अनेक राज्य स्तरीय दल में अस्तित्व भी आए। क्षेत्रीय दलों का उदय, इसमें सिर्फ आपको इतना समझना है कि जब 1990 ईस्वी के बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था और इसी समय विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय हुआ था एवं अनेक राज्य स्तरीय दल के अस्तित्व में भी आ गए थे। तो स्तरीय दल भी अस्तित्व में आए थे, वही था क्षेत्रीय दलों का उदय। और यह 1990 के बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में हुआ था, जिसको एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भी कहा जाता है। और उस समय विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय हो गया था और इसमें अनेक राज्य स्तरीय दल भी अस्तित्व में आ गए थे। भारतीय संविधान में दी गई 3 सूचियों के नाम लिखे। यह क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर बहुत छोटा है कि जो भारतीय संविधान है इस भारतीय संविधान में दी गई
तीन सूचियों के नाम लिखिए कि भारतीय संविधान में किन तीन सूचियों को दिया गया है। ये भारतीय संविधान में तीन सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो तीन सूचियां मिली है वह पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। तो आपको इसके तीनों नाम को याद रखना है। भारतीय संविधान में दी गई तीन सूचियों के नाम निम्नलिखित है। पहला संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। दल बदल कानून क्या है? ये जो दल बदल कानून है यह क्या होती है? तो जब कोई व्यक्ति या प्रतिनिधि किसी दल विशेष के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े और चुनाव जीत जाने के पश्चात उस दल को त्याग कर किसी दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण कर ले, तो इससे ही दल बदल कहा जाता है। अर्थात दल बदल कानून कहा जाता है। अगर हम आपको साधारण भाषा में बताएं तो अगर कोई व्यक्ति किसी विशेष दल के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़े और चुनाव जीत जाने के पश्चात उस दल को छोड़ दे, अर्थात दूसरे दल में सदस्यता ग्रहण कर ले, हासिल कर ले, इसे ही दल बदल कहा जाता है। आए दिन दल बदल की सरकार जो रहती हैं वे गिरती रहती हैं। आए दिन अर्थात अधिकतर जो दल बदल की सरकारें होती है वे गिरती रही हैं। दल बदल की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए दल बदल कानून भी लागू किया गया। अर्थात यह प्रवृत्ति बहुत अधिक चलने लगी थी कि कोई व्यक्ति जीतता था किसी अन्य दल से और सदस्यता किसी अन्य दल में ग्रहण कर लेता था। तो इसी की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए दल बदल कानून भी लागू किया गया है। नए दल बदल कानून के अनुसार अब गायकों या संसद को अपनी सीटें भी गंवानी पड़ सकती है। इस सदस्यों को दल बदल रोकने के लिए 1985 एवं 2003 में संविधान में संशोधन कर दल बदल कानून बनाया गया था। अर्थात यह जो दल बदल की प्रवृत्ति थी कि एक दल से अपना चुनाव लड़े और चुनाव जीत जाने के बाद उस दल को छोड़ दे और किसी अन्य दल में सदस्यता ग्रहण कर ले, इसे दल बदल कहा जाता था। और जब इसकी प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ने लगी तब 1985 एवं 2003 ईस्वी में संविधान में संशोधन किया गया और एक दल बदल कानून का भी निर्माण किया गया। तो दल बदल कानून क्या है इस बात को आप समझ गए होंगे कि जब कोई व्यक्ति या जनप्रतिनिधि किसी दल विशेष के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े और चुनाव जीत जाने के पश्चात उस दल को त्याग कर किसी दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण कर ले, तो इसे ही दल बदल कहा जाता है। इसे दल बदल कहा जाता है। लेकिन जब इसकी प्रवृत्ति को रोकने के लिए दल बदल कानून लागू किया गया और नए दल बदल कानून के अनुसार अब गायकों या सांसदों को अपनी सीटें भी गंवानी पड़ सकती थी। इस सदस्यों का दल बदल रोकने के लिए 1985 एवं 2003 ईस्वी में संविधान में संशोधन कर एक दल बदल कानून का निर्माण किया गया। संघात्मक शासन व्यवस्था में लिखित संविधान क्यों आवश्यक है? अर्थात जिस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था चल रही हो उसमें लिखित संविधान का होना, लिखित कानून का होना क्यों आवश्यक है, यह क्यों जरूरी है? तो संघात्मक शासन व्यवस्था में लिखित संविधान आवश्यक है क्योंकि इस शासन व्यवस्था में प्रांतों व केंद्रीय सरकारों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। शक्तियों का बंटवारा संविधान द्वारा ही किया जाता है। यदि संविधान लिखित नहीं होगा तो शक्तियों का बंटवारा स्पष्ट तथा सुनिश्चित नहीं होगा, तो केंद्रों व प्रांतों के मध्य अधिक विवाद उत्पन्न होंगे। तो जो संघात्मक शासन व्यवस्था है, इस संघात्मक शासन व्यवस्था में लिखित संविधान का होना बहुत ही अति आवश्यक है क्योंकि इस शासन व्यवस्था में प्रांतों व केंद्रों की सरकारों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया जाता है और शक्तियों का जो बंटवारा होता है वह लिखित संविधान के द्वारा ही किया जाता है। और यदि संविधान लिखित नहीं होगा तो जो उनका शक्तियों का बंटवारा होगा स्पष्ट तथा सुनिश्चित नहीं हो पाएगा और केंद्र व प्रांत के मध्य अधिक विवाद उत्पन्न होंगे, अर्थात लड़ाइयाँ होती रहेगी। इसीलिए एक लिखित कानून का होना, एक लिखित संविधान का होना संघात्मक शासन व्यवस्था में अति आवश्यक है। राज्य सूची में कुल कितने विषयों को रखा गया है उदाहरण दे। यहाँ सूची होना चाहिए था, यहाँ कुल होना चाहिए था, इन दोनों की मात्रा छूट गई है। तो जो राज्य सूची होती है, जो हमने आपको 3 प्रकार की सूची बताई है, राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची। तो यह जो राज्य सूची है उसमें कुल कितने विषयों को रखा गया है और उन विषयों को उदाहरण सहित बताएं। तो राज्य सूची में कुल 66 विषयों को रखा गया है जिनका महत्व राज्य सरकारों के लिए सर्वाधिक है, जैसे कि पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि इत्यादि। इसी प्रकार के कुल 66 विषयों को राज्य सूची में रखा गया है और इन 66 विषयों को जिसका महत्व राज्य सरकार के लिए बहुत अधिक सर्वाधिक है, जैसे कि पुलिस का होना राज्य सूची में बहुत जरूरी है, व्यापार का होना, वाणिज्य का होना और कृषि क्षेत्र का होना। तो राज्य सूची में कुल कितने विषयों को रखा गया, तो उदाहरण दे तो आपको सिर्फ कुल संख्या याद रखनी है कि राज्य सूची के अंतर्गत कुल 66 विषयों को रखा गया और उन विषयों को रखा गया जो राज्य सरकार के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, जैसे कि पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि इत्यादि।
अनुसूचित भाषाएं क्या है, ये जो अनुसूचित भाषाएं हैं यह क्या हैं। तो हमने आपको इससे फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में पढ़ाया था कि भारत में भाषाएं तो बहुत सारी बोली जाती है, लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार कुल 22 भाषाओं को ही मान्यता प्राप्त है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि अनुसूचित भाषाएं क्या है। तो भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में जिन भाषाओं को स्थान प्राप्त है वे सभी भाषाएं अनुसूचित भाषाएं कहलाती है। इस समय कुल आगे आंसर ही नहीं दिया गया है कि जो अनुसूचित भाषाएं हैं, अनुसूचित भाषाएं यह क्या है। तो जो भारतीय संविधान की अनुसूची है उसमें अनुसूची 8 में जिन भाषाओं को स्थान प्राप्त है वे सभी भाषाएं अनुसूचित भाषाएं कहलाती है। और इस समय कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, दर्जा दिया गया है, उसे ही अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है। इसके बाद होना चाहिए इस समय कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। स्थानीय स्वशासन में किस स्तर की शासन व्यवस्था है, अर्थात जो स्थानीय स्वशासन होती है उसमें किस स्तर की शासन व्यवस्था होनी चाहिए, अर्थात शासन व्यवस्था है। तो यह शासन की सबसे निचली सीढ़ी है जो ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज एवं शहरी क्षेत्र में नगर पालिका के नाम से जानी जाती है। जो स्थानीय स्वशासन में किस स्तर की शासन व्यवस्था है, तो यह जो स्थानीय स्वशासन में शासन व्यवस्था, यह शासन की सबसे निचली अर्थात सबसे पहली सीढ़ी होती है। जो ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज होती है एवं शहरी क्षेत्र में नगर पालिका के नाम से जानी जाती है। यही स्थानीय स्वशासन की स्तर की शासन व्यवस्था होती है। भारतीय संविधान के 2 प्रावधानों का वर्णन करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाते हैं। तो हमने आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है क्योंकि यहाँ सभी धर्मों को समान दर्जा प्राप्त है। यहाँ कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, सभी को अपने धर्म मानने की स्वतंत्रता प्राप्त है। तो जो भारतीय संविधान है इसके 2 प्रावधानों का वर्णन करें और उन दो कानूनों के द्वारा यह स्पष्ट हो कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कैसे बनाते हैं। तो उत्तर, भारतीय संविधान के 2 प्रावधानों का वर्णन निम्नलिखित है जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाते हैं। तो उत्तर में आपको यह लाइन लिखना है कि भारतीय संविधान के 2 प्रावधानों का वर्णन निम्नलिखित है जो भारत देश को धर्मनिरपेक्ष राज्यों में बांटता है। तो इसका जो पहला प्रावधान है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, जो संवैधानिक संशोधन है, उसी के द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। जो भारतीय संविधान है उस भारतीय संविधान में एक बात स्पष्ट लिख दिया गया है कि जो भारत देश है उस भारत देश का अपना राष्ट्रीय कोई धर्म नहीं है। सभी धर्मों को भारत देश में समान मान्यता प्राप्त है, समान दर्जा है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रसार और फैलाव कर सकता है। तो इसका जो 2 प्रावधान है जो स्पष्ट करता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाते हैं, तो इसका पहला प्रावधान तो आपको यह याद रखना बहुत जरूरी है कि उसमें स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। और भारतीय संविधान के प्रस्ताव में संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। संसदीय शासन की क्या विशेषता है। जो संसदीय शासन होती है उस संसदीय शासन की क्या विशेषता होती है। तो भारत में संसदीय सरकार है, इसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। प्रथम, संसदीय सरकार में 2 तरह की कार्यपालिका होती है। जो प्रथम संसदीय सरकार होती है उसमें 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है, पहली नाम मात्र की और दूसरी वास्तविक। अर्थात 2 जो तरह की कार्यपालिका होती है उसमें पहली तो नाम मात्र की होती है और दूसरी वास्तविक होती है। राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है जबकि जो प्रधानमंत्री होता है वह वास्तविक प्रधान होता है। दूसरे प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल सहित लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तीसरे, लोकसभा बहुमत से मंत्रिमंडल को अपदस्थ कर सकती है। इसमें पूछा जा रहा था कि जो संसदीय शासन होती है उसकी क्या विशेषता होती है। तो भारत जो है उसमें संसदीय सरकार है। इसकी विशेषताएं इस प्रकार है कि प्रथम संसदीय सरकार में 2 तरह की कार्यपालिका होती है, पहली नाम मात्र की और दूसरी वास्तविक। तो राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है जबकि जो प्रधानमंत्री होता है वही वास्तविक प्रधान होता है। दूसरे, प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल सहित लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और तीसरे, लोकसभा बहुमत से मंत्रिमंडल को भी अपदस्थ कर सकती है। तो ये थी संसदीय शासन की विशेषता। श्रीलंका में गृह युद्ध का क्या कारण था। तो यह क्वेश्चन हमने आपको करीब 3-4 बार रिपीट करके पढ़ा दिया है। यह हर वीडियो में आ रहा है, हर क्लास में रिपीट हो रहा है। तो इससे यह तो स्पष्ट हो रहा है कि यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना है कि श्रीलंका में गृह युद्ध क्यों हुआ था, इसका क्या कारण था। तो श्रीलंका की सरकार ने स्वतंत्रता के बाद जो भी कानून बनाए उसमें सत्ताधारी सिंह समुदाय ने तमिल समुदाय के हितों की निरंतर उपेक्षा की, अर्थात उसकी बेइज्जती की, जिसके परिणाम स्वरूप तमिलों तथा सिंहलियों के बीच टकराव ने गृह युद्ध का रूप ले लिया। अर्थात जब श्रीलंका की सरकार की स्वतंत्रता हुई थी तो स्वतंत्रता के बाद श्रीलंका की सरकार ने
जो भी कानून बनाए थे उसमें सभी के सभी कानून सिर्फ सिंहली समुदाय के लिए बनाए गए थे। और तमिल समुदाय ने, जो सिंहली समुदाय थी, उन्होंने तमिल समुदाय के हितों की, जो उनको हित मिलना चाहिए उसकी निरंतर उपेक्षा की। और उसी के परिणाम स्वरूप तमिल तथा सिंहलियों के बीच एक टकराव उत्पन्न हो गया और टकराव के कारण एक युद्ध हुआ जिसे ही गृह युद्ध कहा जाता है। और उसने ही गृह युद्ध का रूप ले लिया था। तो यही कारण था श्रीलंका में गृह युद्ध होने का। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? जो हमारा भारत देश है इसको गणतंत्र क्यों कहा जाता है? इसको गणतंत्र कहा जाने का क्या कारण है? तो प्रस्तावना में भारत को गणतंत्र घोषित किया गया है। इस बात को स्पष्ट किया गया है कि देश में किसी वंशगत राजा का शासन नहीं होगा। संविधान यह व्यवस्था करता है कि देश का शासक राष्ट्रपति होगा, जो जनता द्वारा निश्चित अवधि के लिए ही चुना जाएगा। तो भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में प्रस्तावना में गणतंत्र घोषित किया गया है। इस बात को स्पष्ट किया गया है कि जो भारत देश है उसमें किसी भी वंशागत राजा का शासन नहीं होगा। संविधान यह व्यवस्था करता है कि देश का जो शासक होगा वह केवल और केवल राष्ट्रपति होगा और उस राष्ट्रपति को भी जनता द्वारा निश्चित अवधि के लिए ही चुना जाएगा और उस अवधि के बाद राष्ट्रपति को बदला जाएगा। यही था भारत को गणतंत्र कहा जाने का कारण। इसीलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। संघात्मक शासन क्या है? भारत देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो आपको यह जानना बहुत जरूरी कि संघात्मक शासन व्यवस्था होती क्या है, संघात्मक शासन क्या है। तो सत्ता के विभाजन के आधार पर शासन के दो रूप होते हैं, पहला एकात्मक शासन और दूसरा संघात्मक शासन। जब सत्ता का विभाजन किया जाता है तो सत्ता के विभाजन के आधार पर शासन के दो रूप उभरते हैं, पहला एकात्मक शासन और दूसरा संघात्मक शासन। जब सत्ता एक ही जगह केंद्रित होती है तो उसे एकात्मक शासन कहा जाता है और जहाँ सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है वहाँ संघात्मक शासन स्थापित हो जाती है। अर्थात इसमें आपको सिर्फ इतना समझना है कि जब सत्ता एक ही जगह केंद्रित होती है अर्थात एक ही जगह रह पर वह शासन चलाती है उसे एकात्मक शासन कहा जाता है। लेकिन जहाँ सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है अर्थात बांट दिया जाता है केंद्रों में, राज्यों में, तो उसे संघात्मक शासन स्थापित हो जाती है। और संघात्मक शासन में दोहरी सरकार होती है, जैसा कि हमने आपको बताया कि बांट दिया जाता है उसको केंद्र सरकार में एवं इकाइयों की सरकार में। और दोनों के अधिकार क्षेत्र जो होते हैं, अधिकार क्षेत्र किया इतने क्षेत्र में अधिकार करेगा, इतना क्षेत्र में शासन करेगा, उन क्षेत्रों को विभाजित कर दिया जाता है। तो संघात्मक शासन क्या आप समझ गए होंगे। सबसे पहले तो सत्ता के विभाजन के आधार पर शासन के दो रूप होते हैं, पहला एकात्मक शासन और दूसरा संघात्मक शासन। जब सत्ता एक ही जगह केंद्रित होती है तो उसे एकात्मक शासन कहा जाता है और जब सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, तो वह संघात्मक शासन स्थापित हो जाती है। संघात्मक शासन में दोहरी सरकार होती है, पहली केंद्र सरकार एवं इकाइयों की सरकार, दोनों के अधिकार क्षेत्र को विभाजित कर दिया जाता है। यही संघात्मक शासन कहलाती है, संघात्मक शासन व्यवस्था। इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि शासन की शक्ति किसी एक व्यक्ति या समूह के हाथों में नहीं होनी चाहिए, क्यों? अर्थात जो शासन की शक्ति होती है वह किसी भी एक व्यक्ति या किसी भी एक समूह के हाथों में नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, इसका क्या कारण है? तो सत्ता के हाथ में रहने से निरंकुशता आ जाएगी, शासक अपनी मनमानी आरंभ कर देगा। सत्ता के बंटवारे से सभी वर्गों को समान अवसर मिलेगा जिससे सभी की बात समान रूप से सुनी जाएगी। यही कारण है कि शासन की शक्ति किसी एक व्यक्ति या समूह के हाथों में नहीं होनी चाहिए। तो जो शासन की शक्ति है वह किसी भी एक व्यक्ति या समूह के हाथ में इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर उसके एक के हाथ में होगी तो उसमें सबसे पहली बात निरंकुशता आ जाएगी, वह किसी की बात को नहीं सुनेगा, वह शासक जो होगा अपनी मनमानी आरंभ कर देगा। इसीलिए सत्ता के बंटवारे से सभी वर्गों को समान अवसर मिलेगा जिससे सभी की बात को समान रूप से सुनी जाएगी। और यही कारण है कि शासन की जो शक्ति है एक व्यक्ति या समूह के हाथों में नहीं होनी चाहिए क्योंकि वह अपनी मनमानी आरंभ करना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में इस चैप्टर का 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। और इन 30 क्वेश्चंस के साथ साथ आपके इस चैप्टर के भी सभी टॉपिक को कवर कर लिया गया है। और अगर आप इन क्वेश्चंस को सिर्फ अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से सिर्फ समझे हुए रहते हैं तो आप 100% एग्जाम में अपने लैंग्वेज के अनुसार भी जरूर कुछ ना कुछ आंसर लिख के आइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच भी इन वीडियोज़ को जरूर शेयर करें और आप हमारे वीडियोज़ को लाइक भी जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।